हेलो दोस्तों, संविधान की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? पहला चीज़ हमको ये जानना है मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार को एक और नाम से जानते हैं, नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार ये किसको दिया जाता है? नैसर्गिक का मतलब होता है जो जन्म से मिल जाए, और ये जो भी अधिकार देते हैं गवर्नमेंट सरकार देती है आपको कि आपका ये मौलिक अधिकार है यानी मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये जन्म से ही मिल जाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। जब आपको किसी चीज के लिए कोई अधिकार दे दिया जाए तो उसको मैग्ना कार्टा कहेंगे। ठीक है। तो मौलिक अधिकार आया कहाँ से? सबसे पहले ये ध्यान देना है, ये यूएसए के संविधान से आया। यूएसए का जो संविधान है वहाँ से लाया गया हम लोग के संविधान में मौलिक अधिकार, या इसको एक नाम और कहते हैं मूल अधिकार। इसको मूल अधिकार भी कहते हैं और ये आया यूएसए के संविधान से। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से आता है, कहाँ से कहाँ तक है। आते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कितने मौलिक अधिकार हैं, क्या हैं क्या नहीं। अनुच्छेद 12 में यही कहता है मौलिक अधिकार की क्या है? मौलिक अधिकार की परिभाषा है। मौलिक अधिकार की परिभाषा है और इसमें राज्यों को परिभाषित किया गया। किसको? राज्य की परिभाषा क्या होगी? राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया कि मौलिक अधिकार क्या होंगे, राज्य क्या होंगे, यानी राज्यों को परिभाषित किया गया है और मौलिक अधिकार को भी परिभाषित किया गया है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है राज्यों की परिभाषा किसमें है? तो अनुच्छेद 12 में है। ठीक है। नेक्स्ट है, आते हैं अनुच्छेद 13 पे। अनुच्छेद 13 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 में ये है जो कहता है अल्पीकरण करना। किसका अल्पीकरण करेगा? अल्पीकरण किसका करेगा? कोई पूर्व का या बाद का। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा कानून है जो हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार को क्या करे? मौलिक अधिकार को प्रभावित करे। अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई ऐसा बाद का कानून या पहले का कानून है जो इसको प्रभावित कर रहा है तो स्वतः निलंबित हो जाएगा। स्वतः क्या हो जाए? निलंबित। क्या हो जाएगा? वो स्वतः निलंबित हो जाएगा या स्वतः समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा, यही कहा गया है। यानी आपके मौलिक अधिकार को जो है कोई भी पहले या बाद का कानून इसको बाधित नहीं कर सकता है। ठीक है। देखिए, जान लेते हैं कि हम लोग के पास कितने मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? पहला ध्यान देते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। देखिए, मूल संविधान की अगर बात कर लेते हैं तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 रह गई हैं। तो पहला समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के
विरुद्ध अधिकार, ये है आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आपके आर्टिकल में है 25 से लेके 28 तक का। ठीक है। पांचवा है अल्पसंख्यकों संबंधित अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों को रखा गया है और ये कहाँ है, 29 से 30 के बीच में है। छठा था, इसी में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में था, जो अब समाप्त है। क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। कब? इसके लिए 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इसके तहत इसको कानूनी अधिकार बनाकर 300 क में रख दिया गया है। और लास्ट अधिकार क्या था, ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो है 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ध्यान दीजिए, हम जान लेते हैं क्या है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ये आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में देता है। स्वतंत्रता का अधिकार देता है 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में देता है। अल्पसंख्यकों से संबंधित जो होगा अधिकार जो देता है वो देता है अल्पसंख्यकों से जो संबंधित है वो अधिकार है 29-30 में। संपत्ति का अधिकार था 31 में जो समाप्त कर दिया गया है। और क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32 में। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 रह गई हैं। मूल संविधान में 7 थी, ये भी ध्यान रखना है। मूल संविधान में कितनी, 7 थी। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं, इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी बताएंगे। होता है समस्त शोध, शिक्षा, संस्कृति, उपचार। ठीक है, ट्रिक भी है, याद बता देते हैं। ट्रिक की क्या चीजें होंगी, ट्रिक ही है समस्त शोध, शिक्षा, संस्कृति, उपचार। समस्त शोध है, शिक्षा के, संस्कृति का क्या है, उपचार है। से समानता हो जाएगा, से स्वतंत्रता, क्या होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। और अगला क्या हो जाएगा, उपचार, यानी संवैधानिक उपचारों का क्या है, उपचार है। संवैधानिक अधिकारों का उपचार, ये टोटल हो गए। चलिए एक एक करके मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकली क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। पहला पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, ये भी ध्यान देखें। इसमें कहता है विधि के समक्ष समानता।
विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून के सामने सब बराबर हैं। क्या है? कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो, कानून के सामने सब बराबर है। इसी में अगले लाइन में ये जोड़ दिया गया, विधि के समक्ष क्या है, इसमें तो कहा है कि विधि के समक्ष समानता है, जबकि अगले पंक्ति में ये कह दिया कि विधि के यानी कानून के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। अभी बताइए, अगर विधि के सामने सब बराबर हैं, विधि का मतलब हुआ कानून, कानून के सामने सब बराबर हैं, तो ये संरक्षण देने की बात किसको कह रहा है जब सब बराबर हैं? तो नहीं। देखिए, समानता का अधिकार जरूर है, लेकिन समानता लाने के लिए समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, इसलिए कुछ वर्गों को संरक्षण भी देना जरूरी है ताकि ये सभी लोग आपस में बराबर हो जाएं। तो इस संरक्षण किसको देगा? महिलाओं को, जो पुरुषों की बराबरी कर ले। कमजोर वर्ग को, जैसे SC ST, ताकि ये लोग, अन्य OBC, इन लोगों को देगा ताकि अन्य ये बराबर हो जाए। कोई अपराधी को, कोई शोषित वर्ग हो उसको संरक्षण देगा। यानी उनके संरक्षण देने के बाद कर रहा है जो सभी लोगों से बराबर नहीं है, इससे क्या है, पिछड़े हैं, उनको संरक्षण देगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है विधि के समक्ष समानता जो है वो आया कहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन। और ये रहा कि विधि के समान संरक्षण कहाँ से आया, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये USA के संविधान से आया और ये आता है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लाया गया और विधि के संरक्षण देने की बात आई थी। देखिए, वहाँ काले गोरे में बहुत ज़्यादा USA में भेद था, ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेद था, तो उनको बराबर लाने के लिए इनको संरक्षण दिया गया। अगर संरक्षण सरकार नहीं देगी, प्रशासन नहीं देगा, तो फिर ये बराबरी की दर्जा नहीं पा पाएंगे, इसलिए संरक्षण देना पड़ा। तो भले ही समानता का अधिकार कहता है, लेकिन समानता लाने के लिए आरक्षण देगा। जैसे आप सरकारी नौकरियों में देखना, OBC को आरक्षण है, SC को आरक्षण है, ST को आरक्षण, क्यों? ताकि ये बराबर आ जाए, सभी जगहों पे समान रूप से आ जाए और भेदभाव खत्म हो। समानता तो तभी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति के आधार पर, फिर क्या है, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। क्या है? जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहाँ नहीं भेदभाव करेंगे? सार्वजनिक स्थानों पर। सार्वजनिक स्थान मतलब पब्लिक प्लेस या सरकारी संस्थानों में आप भेदभाव नहीं कर सकते। कहाँ पे? धर्म के आधार पे, यानी आप किस धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पे हो, जो जातिवाद है इसके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या थर्ड जेंडर हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। मान लो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति आया यूपी में, और यूपी में आता है, तो इस आधार पर हम भेदभाव उनको एडमिशन लेने से, पढ़ने से, पब्लिकली में बेइज्जती नहीं कर सकते कि आप तमिलनाडु के हो। इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन भेदभाव कर कब सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी पहलू है। कब कब कर सकते हैं? बीमारी की स्थिति में। कब करेंगे? अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो हम भेदभाव कर सकते हैं, संवैधानिक दोष में नहीं है। और शिक्षा के आधार पर क्या होगा?
अशिक्षा, अगर कोई अशिक्षित है तो आप उससे भेदभाव कर सकते हैं। देखे होंगे बहुत लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, गंवार कह के खदेड़ दिया जाता है। इस आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, फुहड़पन के आधार पर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, सीधे मछली मार के कीचड़ से आके गले थोड़ी ना लग जाएगा। इस आधार पे आप भेदभाव कर सकते हैं। या कोरोना काल में देखे होंगे, कोरोना काल में बहुत से लोग एक दूसरे के पास नहीं जाते थे। ये भेदभाव की श्रेणी नहीं थी, बीमारी की स्थिति में, अशिक्षा के आधार पर, इन सब चीज़ों पे आप भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये दोष की श्रेणी में आता है। आते हैं अनुच्छेद 16 पे। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 16 है ये लोक नियोजन की बात करता है, लोक नियोजन। और ये लोक नियोजन क्या है? लोगों में समान रूप से नियोजित करना। और ये खास करके किस में करता है? सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में क्या करता है? ये समानता लाता है, आरक्षण देकर। क्या करके देता है? ये आरक्षण देता है। ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस अनुच्छेद से बनता है, कहता है कि ओबीसी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण की चर्चा थी। क्या है? आरक्षण की चर्चा थी। किसके लिए? ओबीसी वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण की चर्चा थी। जबकि जो ओबीसी वर्ग बना वो 2018 में संवैधानिक दर्जा मिलता है। क्या मिलता है? संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया, 2018 में दिया गया। तो उससे पहले जब दिया जाता है तो इसके आधार पर ओबीसी वर्ग को चर्चा था, एससी को, एसटी को। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, एससी की सीटें अलग, ओबीसी की सीटें अलग, इन सब की सीटें अलग अलग होती है ताकि सभी लोग समान रूप से समानता के अधिकार का पालन हो सके। ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट अगला आर्टिकल है जो पूछता है, बार बार पूछता है एग्जाम में, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का क्या करता है? का अंत है। और ये अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या है? छुआछूत। किसका अंत करता है? छुआछूत का अंत करना है। यानी आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। लेकिन किस आधार पर नहीं छुआछूत कर सकते हैं? वही आर्टिकल 15, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और लिंग के आधार पर। इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बाकी छुआछूत प्राइवेट जगहों पे कर सकते हैं, सार्वजनिक या सरकारी संस्थानों में नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते, इनके मुद्दों पे नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें छुआछूत आपके अंतर्गत है, बीमारियों की स्थिति भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में आप करिए, आपका ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें है उपाधियों का, उपाधियों का अंत। यानी आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। उपाधियों का अंत मतलब आप उपाधि धारण नहीं कर सकते। किसमें कर सकते हैं? शिक्षा, सेना, पुलिस, किसमें कर सकते हैं? पुलिस। शिक्षा में कर सकते हैं, सेना में रख सकते हैं, और किस में रख सकते हैं? सुरक्षा विभाग, यानी सेना, पुलिस, ये सब अपनी क्या रख सकते हैं? उपाधि रख सकते हैं। इसी में उपाधि मिलता है। जैसे आप इंजीनियरिंग कर लिए तो इंजीनियर लगाने का अधिकार है, डॉक्टर कर लिए तो डॉक्टर, पीएचडी कर लिए तो डॉक्टर,
ये आपको उपाधि है लगाने के लिए, ठीक है। रही बात इसके अतिरिक्त आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते। जैसे बहुत समय विवाद ये चला, 1992 के बाद ये तय हुआ। पहले लोग पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो पाते थे, भारत रत्न अपने नाम के आगे लगाते थे। तो ये उपाधि मिलने लगी तो नाम के सामने नहीं रखा गया। 1992 में क्लियर हुआ कि पुरस्कार अलग है, उपाधि अलग है। तो आप देखिए, उपाधियों का अंत करने का मतलब ये हुआ कि आप भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ईटीसी जितने भी पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार की श्रेणी में हैं, ना कि उपाधि। अगर ये आपको पुरस्कार मिल रहे हैं तो ये आपको एक पुरस्कार की श्रेणी में आती है। आप नाम के आगे ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न विजेता फलाने, पद्मश्री विजेता फलाने, ये नाम लिखने की इजाजत नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि इसके अतिरिक्त शिक्षा में और सेना में दी जा रही है, वो क्या है, राष्ट्रपति के परमिशन से, राष्ट्रपति से इजाजत लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति के परमिशन से उपाधि रख सकता है। लेकिन अगर आपको कोई विदेशों में भी उपाधि मिल रहा है, विदेश में भी कोई उपाधि मिल रहा है, तभी अभी अपने देश के राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। किस पे? राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, अगर नहीं राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो आप वो उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले अधिकार पे। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है और ये अनुच्छेद है 19 से कहाँ तक? 22 तक। 19 से 22 के बीच तक रखा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 19 पढ़ते हैं। 19 क्या है? 19 वन 7 क्लाजों में बांटा गया है, जो एक हटा दिया गया। 19 वन में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी अभिव्यक्ति का मतलब है आपके जो भी विचार हैं उसको बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते वह इलीगली या गाली गलौज वाली नहीं हो सकती है। इसी में है बोलने की स्वतंत्रता। वही हो गया बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस की भी स्वतंत्रता इसी में है। प्रेस की स्वतंत्रता है इसमें। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने का, पुतला जलाने की स्वतंत्रता भी इसी में। क्या क्या है ध्यान रखेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराना, पुतला जलाना, आरटीआई, प्रेस, इन सभी की क्या है इसमें स्वतंत्रता है। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, बस इलीगली नहीं होनी चाहिए। ये व्यूज यानी गाली वाली बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है 19(2) है। 19(2) ये कहता है कि बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता।
यानी बिना हथियार यानी हथियार रहित आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। ये नहीं है कि हथियार ले लें, हाय हाय ऐसे करें, तो नहीं करना है। बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। नेताओं की सभा में देखते होंगे, या कोई सत्संग हो रहा है या कोई भी पार्टी का हो, तो उसमें हथियार नहीं लेके जाना है, बिना हथियार युक्त सभा करना है। 1903 में देखते हैं क्या, 1903 जो है, जब सभा कर लेंगे तो सभा में आपसे विचारों से प्रभावित होंगे तो आप संगठन बना लेंगे। संगठन बनाने की क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा है, अगर आप संगठन बना लिए तो फिर संगठन अपना प्रचार करने जाएगा, तो बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता। क्या है, बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता। अब देखो, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो गई, कॉलोनी हमारे घूमने की स्वतंत्रता है, हम वहां जाए, नहीं। इसमें सरकार आपको संरक्षण करने के लिए कुछ जगहों पर रोक देगा। जैसे बाढ़ का समय आ गया तो नदी के किनारे रोक देता है, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो गई तो वहां नहीं जाने देता है, ठंडी के दिन हो गए तो पहाड़ी इलाकों में नहीं जाने देगा, बरसात के दिन हो गए तो नदी के किनारे नहीं जाने देगा, कुओं के किनारे छोटे बच्चों को नहीं जाने देगा। इस आधार पर भेदभाव करता है, क्योंकि अपने जीने की भी स्वतंत्रता है, तो उसको कायम रखने के लिए क्या करता है, ये अधिकार देता है। पांचवा, बिना रोक टोक के अगर आप घूमेंगे तो फिर वहां अच्छा लगा तो आप बस भी जाएंगे। तो भारत में बसने की स्वतंत्रता, भारत में कहाँ बसेगा, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। छठा था, संपत्ति का अधिकार इसमें भी था, लेकिन इसमें बल्कि कानूनी अधिकार बनाया गया। संपत्ति का जो इसमें अधिकार था वो कैसे अधिकार थे, पहला चीजें ध्यान रखिएगा, इसमें जो संपत्ति का अधिकार था वो अर्जित भूमि थी। जैसे आप घूमने गए, कोई जमीन दे दिया, आप छका के रख लिए, सरकारी संपत्तियां छका के रख लिए, तो इसमें संपत्ति का अधिकार था जो समाप्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। जो इसमें सातवां था, ये सातवां था व्यवसाय। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखिए, याद कैसे होगा, सबसे बड़ी बात यह है इनको याद कैसे करें। पहला ध्यान देखिए, 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। अगर जब आप बोलेंगे तो लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, तो आप उन लोगों को मिला के सभा कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। जब आप सभा करेंगे तो आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, तो एक संगठन बनेगा, यूनियन भी बन सकता है, संगठन बन रहा है। तो तीसरा क्या है, संगठन बनाने का। जब संगठन बन गया तो अपने संगठन का प्रचार करने के लिए तो घूमने भी जाएंगे, जगहों जगहों पे प्रचार करेंगे, तो घूमने की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए वो कहीं घूमने गए और वहां अच्छा लगा तो बसने की भी स्वतंत्रता है। वहां अच्छा लगा तो लोग बस गए, जैसे कुछ लोग कमाने जाते हैं तो वहीं बस जाते हैं। और लास्ट है, बस गए तो फिर कोई ना कोई व्यवसाय रोजी रोटी करेंगे ना वहां पे रहने के लिए, तो व्यवसाय भी करने की स्वतंत्रता है। इस तरह हम आर्टिकल 19 को याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। आते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता। और ये स्वतंत्रता क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण देता है। क्या स्वतंत्रता है, और 20 में क्या है, दोष
दोष सिद्धि से संरक्षण। आपको कोई दोषी बना दिया है तो उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास संरक्षण देता है कि आप उसको सिद्ध करिए कि आप दोषी नहीं हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या है, इसके तहत अगर आपने एक गलती किया है तो एक गलती की एक सजा होगी। क्या होगा, एक गलती की एक सजा होगी। एक गलती की एक सजा होगी। वो भी सजा जो होगा दूसरा है, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि वर्तमान। और तीसरा है सदा क्या तीसरा ये कहता है कि सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। क्या होगा, अगर उसको सजा मिल गई, सजा के बाद कैदी को क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। अब समझ लेते हैं क्या है। पहले तो एक गलती किया तो उसको एक ही सजा मिलेगी। दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए आज मुकदमा दायर हुआ, कोई अपराध किया, आज के प्रावधान के हिसाब से उस कार्य के लिए उसको 5 साल सजा होनी चाहिए। बाद में पता चला 1 साल बाद, चाहे 1 महीना बाद, चाहे अगले दिन कोई इसका संविधान में संशोधन हो गया और उसके तहत सेम उसी गलती की सजा 3 साल या 7 साल कर दी जाए। तब ये नहीं है कि वर्तमान के हिसाब से उसको 3 या 7 साल सजा होगा, पिछले कानून के आधार पर उसको 5 साल की ही सजा होगी। और क्या है कि सजा के बाद कैदी को संरक्षण, कोई मान लीजिए रेप केस हो, कोई आतंकवादी गतिविधियां हो, उसको सजा काट के आती है, नहीं पुलिस प्रशासन उसको संरक्षण देगी कि कोई उसके साथ दुराचार न करे। ठीक है, इसी में एक चीज और कहा गया कि जब तक न्यायालय किसी को दोषी करार न दे, तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा। तब तक वह अपराधी नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको हम लोग यही कहते हैं कि वो देखो दोषी जा रहा है। ठीक है, हम लोग यही कहते हैं कि वो देखो जा रहा है। लेकिन जब तक पुलिस इसको दोषी करार न दे, तब तक उसको, जब तक कोर्ट उसको दोषी करार न दे, तब तक उसको हम अपराधी नहीं मानेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसमें रखा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसको रखा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसको रखा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को रखा गया। यानी आपके प्राण भी स्वतंत्रता रखा गया, शरीर से भी आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ध्यान देंगे, यानी आपके प्राणों से भी स्वतंत्र है। दैहिक स्वतंत्रता पहले समझ लेते हैं। देह का मतलब अपने शरीर से स्वतंत्र है, शरीर से स्वतंत्र है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या है, प्राणों की, आपके प्राण का रक्षा करेगा। आपका प्राण कोई नहीं ले सकता, प्राण कोई नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना है।
आपके प्राणों की क्या है, रक्षा की बात करता है। ठीक है। शरीर की स्वतंत्रता का मतलब आप शरीर से स्वतंत्र हैं। किसमें? आपके शरीर के अंगों को कोई प्रभावित नहीं करेगा। शरीर के अंगों को कोई प्रभावित नहीं करेगा। आप जैसे पहनावा रखना है, शरीर को जैसे ढकना है, जैसे पहनना है वैसे रहिए। ये भी इसी की श्रेणी में आता है। जैसे हीरो हीरोइन का देखो, कोई फुल कपड़ा कोई कम कपड़ा पहनता है, ये भी किसकी श्रेणी में आता है? इसी की श्रेणी में आता है। ठीक है। इसी में देखो, इसी को कहते हैं। इसीलिए देखो, आपके प्राण कोई शरीर के अंगों को नहीं प्रभावित कर सकता। अगर कोई व्यक्ति आपको मारता है, शरीर के अंग तोड़ता है, काटता है, जो भी करे, पुलिस प्रशासन पकड़ती है, उसको सजाएं मिलती है। इसलिए आपके प्राणों की रक्षा, शरीर के अंगों की रक्षा, आपके वेशभूषा के आधार पर भी रक्षा प्रशासन करती है। यानी आपकी जो आर्टिकल 21 है ये करता है। इसीलिए इसको कहते हैं जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता है। क्या हुआ बाद में 2019 की बात है, इसी में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया। निजता का अधिकार, ये निजता का अधिकार क्या है? आपका कोई भी प्राइवेट फोटो हो, वीडियो हो, उसको कोई भी व्यक्ति उसको सार्वजनिक नहीं कर सकता बिना आपकी सहमति से, चाहे कोई भी वीडियो। इसको कहता है राइट टू प्राइवेसी, यानी हमारी कोई बात को प्राइवेसी का अधिकार है। जैसे हमने बात आपसे कुछ कहा, आपने उसको पब्लिक कर दिया, ये आपको करने का अधिकार नहीं है। इसके तहत ये व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आपके खिलाफ FIR करा सकता है, आपके खिलाफ केस कर सकता है और इसके तहत आपको सजा हो सकती है। इसकी गोपनीयता की जानकारी आपको रखना होगा, यही होता है निजता का अधिकार। आज के सोशल मीडिया में फोटो, फेसबुक, व्हाट्सएप या आपके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी आप पब्लिक शेयर कर दे रहे हैं, ये आपके राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। किसी की प्राइवेट फोटो, वीडियो या सर कोई भी फोटो हो, बिना उसकी सहमति से, बिना उसकी इजाजत से आप पब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है। जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, ये ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं। निलंबित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होते हैं, इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली अधिकार माना गया। अधिकार माना गया है। ठीक है। देखिए, निजता के अधिकार की ही बात आगे अब करते हैं। अब इसके तहत आपका क्या है? आपको ये इतना अधिकार देता है कि आप अपने जीवन में अगर अकेले रहना है, अकेले रह सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको अकेले रहना है तो अकेले रहिए, शादी करना है तो शादी करिए, नहीं करना है तो मत करिए। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अपने मनपसंद लड़की या लड़के, अगर लड़की है तो लड़के से करेगा, लड़का है तो लड़की से शादी करने की आजादी देता है। शादी करने का क्या है? शादी करने का अधिकार है, बशर्ते वो बालिग होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, आपको भारत में रहना है तो भारत में रहिए, अब विदेश जाने का भी ये अधिकार देता है,
आप उसके गाइडलाइंस को पालन कर रहे हैं तो आप विदेश कमाने जाइए, भारत में रह के कमाइए। ये सारे आपको अधिकार देता है आर्टिकल 21। इसी में कुछ समय की पहले इसमें आया था एक चीज़ें 2019 में एक चीज़ और जोड़ दी गई थी। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। धारा 497 के अंतर में था व्यभिचार की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा। उसमें आया था व्यभिचार, एडल्टी, ध्यान रखिएगा। ADULT और अडल्टी बना था, ध्यान रखिएगा। ये एडल्टी क्या था, ये महिला आयोग के पास गया और ये बन गया PIL का मुद्दा। जब PIL के मुद्दा गया तो महिलाओं ने ये मांग किया कि अगर शादीशुदा पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड रखने की इजाज़त है तो महिलाओं को भी रखने का इजाज़त है। इसके तहत ये हुआ कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, ये अपने बॉयफ्रेंड रख सकती हैं। क्या रख सकती हैं? बॉयफ्रेंड रख सकती हैं। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ा गया कि अगर साक्ष्य साबित हो जाता है तो पति तलाक दे सकता है। क्या दे सकता है? तलाक दे सकता है। ये सारी चीजें आपके आर्टिकल 21 में है। राइट टू प्राइवेसी है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आपके शरीर को अंगों को प्रभावित नहीं करेगा। एक चीज यही जोड़िएगा, आर्टिकल 21 में एक चीज और है, अगर आपको बिना हेलमेट का कोई चालान काटा जाता है, बिना हेलमेट का चालान काटा जाता है, तो आपके मौलिक अधिकार 21 के तहत धुआं देने वाली गाड़ी का चालान होता है, ये भी किसके तहत होता है? आर्टिकल 21 के तहत। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।